हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। कल मैंने जो है ईवीएस का जो है एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरीज के जो है पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया है। पार्ट 1 वीडियो कल मैंने अपलोड कर दिया था। आप इसको जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड जो है जितनी भी थ्योरीज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए आपके हाथ में जो है ईवीएस के 15 क्वेश्चन जो है पेडागोजीज के अलावा जो है 15 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर बच्चे इस पे फोकस नहीं करते या उससे डरते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी भी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पेपर लगा लीजिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देख लीजिए। वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस जो भी करा रहे हो किसी भी वीडियो को, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वीडियो देखें, आप उनको देखिए। आप उन चीज़ों को देख करके आप चीज़ों को सॉल्व करने समझ जाएंगे। बहुत बेसिक पॉइंट्स में मैंने समझाया, बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाया। ये दोनों वीडियो मुश्किल से 1.5 घंटे का वीडियो होगा। आप आराम से उसको तसल्ली से धीरे से आराम से देखिए बैठ करके, ठीक है। और पेडागोजी जो है इसी क्वेश्चंस पे आधारित होते हैं। देखिए इन्हीं क्वेश्चंस को जो है बड़ा रूप दे करके वो क्वेश्चंस बना देंगे, ठीक है। तो टॉपिक टू टॉपिक वाइज होगा। कल से 1 से 2 दिन में मैं पेडागोजी के जितने भी जो 4 टॉपिक्स हैं दिए हुए हैं जो सिलेबस में, मैं उससे पूरा थ्योरी जो है आपको समझा दूंगा। आपके लिए एक आसान वीडियो बना दूंगा ताकि आपको जो है ईवीएस में जितना भी पेडागोजी का टॉपिक है वो आपका कवर हो जाए, ठीक है। तो ये दूसरा वीडियो है, टॉपिक नंबर 2 है वीडियो का, ठीक है। तो ये पार्ट 2 वाला वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर ज़रूर दीजिए, सॉल्व करिए। मैंने ईवीएस के पेपर्स कई करा दिए हैं, आप उनको जा करके वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है, देखिए सीटेट का पास ही समय आ रहा है। पेपर्स जितना हो सके आप पेपर्स में समय व्यतीत करिए, पेपर्स लगाइए। ये वक्त पेपर लगाने का है, ठीक है। जो पेपर नहीं लगाएंगे वो बहुत बाद में पछताएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, बड़े बड़े चक्करों में मत पड़िए कि बहुत बड़ी अब मैं और थ्योरी पढ़ लूँ और थ्योरी पढ़ लूँ। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे वो पियाजे हो या चाहे कोई भी हो, 4 थ्योरी के अलावा कुछ 5वीं थ्योरी नहीं पैदा हो जाएगी। तो आप पेपर्स लगाएंगे तो नए क्वेश्चंस जो हैं आप समझने लग जाएंगे कि इस क्वेश्चंस का आंसर क्या है, ये क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि आप तो केवल एक नॉर्मल थ्योरी पढ़ते हैं क्वेश्चंस को, है ना। और फिर उसके बाद जब पेपर लगाता है तो पेपर में कभी कभी डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपके लिए पेपर लगाना बेस्ट रहेगा, ठीक है। मैंने ये सारे टॉपिक्स जो है कवर करा दिए हैं, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य कड़ी और ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ होता है, सजीव जीव क्या होते हैं, ये कौन से जानवर किससे सांस लेते हैं, इस टाइप की चीज़ें सब मैंने पढ़ा दिया था। मोनोरा जगत के कौन आता है, जीवाणु आते हैं कि कवक आते हैं, लाइकेन क्या होते हैं, तना क्या होता है, तना में कौन कौन से आलू प्याज किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें देखिए पढ़ाने वाले बहुत सारे हैं और पढ़ाएंगे आपको इतना कि आप सोचते रह जाएंगे कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। पर मैं यकीनन बता रहा हूँ कि किसी भी आपको किताब उठा लीजिए, खरीद लाइए किताब कोई भी आप एनसीईआरटी के लिए। आप बहुत आसान है, पर्यावरण की ईवीएस से रिलेटेड बहुत सारी कॉपियाँ बुक्स मिलती हैं, आप वो ले आइए जा करके और आप पढ़ते ही रह जाएंगे। और छापना उसके लिए बहुत मुश्किल कोई काम नहीं होता। एक टाइपिंग वाला रख लीजिए, वो टाइप करके बता देगा आपको कि भैया ये पढ़ाना है, ठीक है। आपको लगेगा 2 घंटे की 3 घंटे की क्लास है और आप पढ़ लेंगे, ठीक है, खुशी खुशी। उसमें से मैक्सिमम जो है 30% हिस्सा काम का होता है, बाकी का जो है 70% हिस्सा बकवास होता है, सिर्फ केवल व्यूज़ निकालने के लिए होता है, ठीक है। तो अभी मेरा वक्त व्यूज़ वाला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको सही से देखिए, समझिए, ठीक है। और ये जो टॉपिक है, जो आपको जो जितना आपको ज़रूरत है, मैंने सिर्फ उतना ही देखिए। मैंने ना कृषि क्या होता है, मैंने कृषि की परिभाषा नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पर और ना ही कृषि के क्या फ़ायदे बताऊंगा और ना ही कृषि का क्या महत्व है हमारे रोल जीवन में, वो भी नहीं बताने वाला। कृषि से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, सिर्फ मैं केवल उतना ही बताऊंगा ताकि आपका समय वेस्ट ना हो, ठीक है। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कृषि के क्या काम है, क्या फ़ायदे हैं, मिट्टी के में क्या होता है, कैसे कहाँ उगता है, कौन सी खेती होती है, ये सब बातें मैं नहीं बता रहा हूँ। सीधा पॉइंट पे आते हैं कि कृषि में जो है कई प्रकार के उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन से उर्वरक हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र जो इस्तेमाल होता है वो एनपीके होता है, जिसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कहते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति जो है बढ़ती है, पर ज़्यादा इस्तेमाल से अब धीरे धीरे इसकी उर्वरक शक्ति को कमज़ोर कर देती है, मिट्टी को कमज़ोर कर देती है। जैसा कि पंजाब में जहाँ पे हरित क्रांति आई थी, या पश्चिमी जो है यूपी एरिया में जो है अब मिट्टी की उर्वरक शक्ति कमज़ोर होती है, क्योंकि जब आप खादों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो धीरे धीरे मिट्टी जो है कमज़ोर होने लगती है, ठीक है।
इसलिए इसकी जगह अब एक ही विकल्प बचता है, वो है जैविक खाद का प्रयोग करना। जैविक खाद का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी हो गया है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दाल वाले जो पौधे होते हैं मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, ठीक है। दाल वाले जो पौधे होते हैं वो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखिएगा। एक प्रकार की जो फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल लगाने से जो है पोषण तत्वों की पूर्ति होती है। पॉइंट मैं गोला मार देता हूँ तो इसका मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको पॉइंट याद रखना है। मतलब कहने का मतलब फसल चक्र का प्रयोग करके आप मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। मतलब फसल चक्र क्या होता है, अभी मान लीजिए आपने गेहूं का उत्पादन किया, ठीक है, अभी आपने गेहूं उत्पादन किया तो वो गेहूं के बाद जो है आपको दलहन उत्पादित करना है। दलहन तो दाल की गेहूं से जो है जो भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमज़ोर हुई है वो हमें दलहन से मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि दलहन से क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी में बढ़ जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करना आपको याद होना चाहिए सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मिट्टी में पॉइंट खत्म हो गए, अब इसमें ज़्यादा मिट्टी में उर्वरा शक्ति ही वाला पॉइंट होता है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। रेशम की कीट के संबंधित देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। रेशम की कीट के पालन को जो है हम सेरीकल्चर कहते हैं, और रेशम की कीट जो होता है वो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। और रेशम का कीट जो होता है, रेशम जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और रेशम का उत्पादन जो है भारत में असम में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा असम में होता है। तो ये चारों पॉइंट जो हैं आपको याद रखने हैं, पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने बहुत देखिए, मैं टोटल बुक का मान लीजिए ये एक बुक है तो मैंने उसको 30% आपको दे रहा हूँ, 30% निचोड़ आपको दे रहा हूँ। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है ये, ठीक है। 70% मैंने उसको हटा दिया है, 70% मैंने हटा दिया है। मैं दूसरों की तरह ये नहीं कर रहा हूँ कि 70% भी हटा के दे दूँ ताकि मेरा 3 घंटे का वीडियो बन जाए, ऐसा ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये सोच के देख रहा हूँ कि कल को मुझे भी पढ़ना होता था तो मैं कैसे पढ़ता था, ठीक है। तो ठीक, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मछली पालन को क्या कहते हैं, पिसीकल्चर कहते हैं, ठीक है। वहीं केचुआ पालन को जो है वर्मी कल्चर कहते हैं, और मुर्गियाँ को पालन को क्या कहते हैं, वो कुक्कुट पालन कहते हैं, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जल का वितरण क्या है। इतने में कृषि से रिलेटेड जितना क्वेश्चंस था वो आपका हट गया है, खत्म हो गया है। अब आप देखिए जल का वितरण क्या है। जल, अब मैं देखिए यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझाऊंगा कि जल क्या होता है और जल के फ़ायदे क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। और देखिए कृषि में कुछ और भी पॉइंट्स थे जो मैंने आपको छोड़ दिए हैं, लेकिन वो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है। कि जैसे कि क्रांति क्या होती है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मछली से संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो वो चमड़े से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो हमें पता है स्वर्ण क्रांति जो है वो शहद से संबंधित है, ठीक है। हरित क्रांति जो है गेहूं अनाज से संबंधित है, ठीक है। वैसे ही जैसे गुलाबी क्रांति जो है प्याज से संबंधित है। तो ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जल का वितरण ही सीधा देख लेते हैं कि क्या है, जल का वितरण क्या है पूरे। तो देखिए हम ये नहीं आपको बताएंगे कि जल क्या है और जल की क्या खूबियाँ हैं और जल के महत्व क्या हैं, जल के स्रोत क्या हैं। ये चीज़ें आपको पता होंगी कि जल का महत्व क्या है, जल जीवों के लिए ज़रूरी है, और शरीर में 70% जो है शरीर में जल पाया जाता है, जल से खाना बनता है। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए मेन पॉइंट देख लेते हैं कि पृथ्वी में लगभग जो है 3/4, ये अक्सर पूछा जाता है, बच्चों को नहीं पता होता है, 3/4 भाग में जल पाया जाता है। मतलब पृथ्वी का 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है, परंतु फिर भी इसकी कमी है क्योंकि जल का वितरण असमान है। इसका ज़्यादातर भाग हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है। तो जल का वितरण कैसा है इस 3/4 में, तो देखिए महासागरों में जल की जो मात्रा है वो 97% है। ये ज़्यादातर जो है लवणीय जल है, लवण युक्त जल है, ठीक है, लवण युक्त जल है, नमकीन जल है, ठीक है। इसमें ज़्यादा रासायनिक तत्व घुले होते हैं, ठीक। वहीं पे जो बर्फ़ के रूप में विद्यमान है जिसे कहते हैं ग्लेशियर, वो अलवणीय होता है, ये पीने योग्य पानी होता है, शुद्ध पानी होता है, ये 202% होता है। स्प्रिंग वाटर कई बार देखते हैं ना आप, बोतलों में मिलता है स्प्रिंग वाटर झरने से, और ये सब इसी की नौटंकी करते हैं कि ये सीधा ग्लेशियर से पानी आया है, और ये सीधा नदियों के जहाँ से नदी मतलब निकलती है, जहाँ से नदी का पानी छूटता है, ठीक है। तो यमुनोत्री गंगोत्री वहाँ का पानी होता है, ये लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब झूठ बोलते हैं, बकवास, ठीक। तो बर्फ़ के रूप में जो पानी होता है वो 2% है, और भूमिगत जल नदियों के झीलों में वो 1% है।
तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरीके से आप समझ लीजिए, ये कभी भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ 98% अगर पेपर में आ जाए तो ध्यान रखिएगा आपको कट कर देना है, ठीक है। 97% महासागरीय जल है और 2% जो है बर्फ के रूप में जल है और 1% जो है भूमिगत जल है, ठीक है। वहीं पे जो है 1% जो जल है, जो भूमिगत जल है जिसकी बात कर रहे हैं हम, उसका हम उपयोग करते हैं 0.0006%। अब आप समझिए इतना परसेंट हम पानी का यूज़ करते हैं अभी, ठीक। चलिए देखते हैं जल प्रदूषण से क्या हानियां होती हैं, ये इसको जान लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो जल प्रदूषण जो है, हम दूषित जब जल पीते हैं तो हमें पेचिस हो जाती है, डायरिया की समस्या हो जाती है, टाइफाइड हो जाती है जिसे मियादी बुखार कहते हैं, पीलिया हो जाता है और हैजा नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो ये जल से फैलने वाले रोग हैं सारे, ये याद रखिएगा। कल को पूछ ले कि जीवाणु जनित कौन सा रोग है, या पूछ ले वायरस जनित रोग कौन सा है, या पूछ ले जल से फैलने वाले रोग कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जल से रोग फैलता है, ठीक है। कुछ जल में जो है कुछ धातुओं के मिल जाने से भी जल खराब हो जाता है, तो वो धातु में कौन से, पारायुक्त जल पी जाने से, पारायुक्त जल पी जाने से उसमें मिनी माता रोग हो जाता है, ठीक है, मरकरी जिसे कहते हैं। और इटाई रोग होता है जल में कैडमियम की धातु के घुल जाने से। मैंने कैसे याद किया था मैं आपको बता देता हूँ। कैडमियम की जो छड़ होती है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, कैडमियम की छड़ होती है, तो छड़ मतलब डंडी और इटाई मतलब पिटाई, तो डंडी से हमने पिटाई कर दी तो हमें पिटाई वाला रोग हो गया। वहीं जो है हमारी माता का जो है पारा हमेशा बढ़ा रहता है, ये मेरी माता है और ये पारा है, तो पारा बढ़ा रहता है, उसे हो जाता है मिनी माता रोग, ठीक है। तो देखिए पॉइंट याद रखिए, इसी तरीके से लिंक बनाइए, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप। दूषित जल से जो है मिट्टी की जो है उर्वरा शक्ति कमज़ोर होती है, ध्यान रखिएगा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमज़ोर होती है, मिट्टी जो है बंजर हो जाती है, ठीक है। बाढ़ का पानी जब बाढ़ आ जाता है ना तो उससे मिट्टी बर्बाद हो जाती है, ठीक है, खेतों के लिए बिल्कुल तहस नहस हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब बाकी इसमें से और कुछ भी नहीं है जो आपको मैं बता सकता, ठीक है। तो और ये तो देखिए जल प्रदूषण के कारक क्या हैं, हानि क्या है, ये सब आपको पता होगा कि घरों से निकलने वाला जो गंदा कचरा होता है, मलमूत्र होता है, ये पानी को ख़राब करता है, जल को ख़राब करता है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो कचरा होता है, रसायन होता है, वो जल को ख़राब करता है। हम जो डिटर्जेंट यूज करते हैं वो ख़राब होता है जल से ही। तो ये आपको पता होंगे सारी चीज़ें, मैं इस चीज़ को इन चीज़ों को मैं पॉइंट पर नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जो इसके अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं क्या हो, पृथ्वी का उष्मापन क्या होता है, उष्मायन क्या होता है, मतलब पृथ्वी का जो है उष्मा जो है तापमान बढ़ना क्या होता है, जिसे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं। देखिए ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है, तो देखिए जब पृथ्वी का जो तापमान जो है ज़रूरत से अधिक ज़्यादा हो जाता है तब ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं। अब पृथ्वी का तापमान जो है ज़रूरत से ज़्यादा कैसे हो जाएगा ये समझना होगा। तो जब ज़रूरत से ज़्यादा जब गैसें, देखिए हमने पहले बताया है पृथ्वी में जो है पृथ्वी का जो वातावरण है वो गैसों से मिलके बना है। अब वातावरण में गैस के अलावा क्या ही है, अब और कुछ तो है नहीं, तो गैसों से मिलके बना है। जब इनकी मात्रा नेचुरल, जैसे अब नाइट्रोजन की मात्रा हमने पता है कि नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो 78% है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा जब हमें पता है कि 0.3% है, तो अगर हमारा 0.3% कल को 0.5% होगा तो पृथ्वी का तापमान तो वैसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को ये समझा रहे हैं कि हरित गैस प्रभाव में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है जिसे CO2 कहते हैं, और मेथेन होता है, और नाइट्रस ऑक्साइड होता है, और जलवाष्प, ये सभी गैसेस की मात्रा बढ़ जाने से जो है पृथ्वी का तापमान भी बढ़ने लगता है। कुछ और गैसेस भी हैं जिसे कहते हैं CFC गैस जो होते हैं, ठीक है, CFC गैस होती है जिसे कहते हैं कार्बन फ्लोरोकार्बन। आमतौर पे ये निकलती है AC में जो गैस प्रयोग होती है वो इसी में यूज़ की जाती है। बहुत ही ये सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है, ये ध्यान रखिएगा, CFC, ठीक है। जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं उनमें मेथेन गैस का उत्पादन होता है, ध्यान रखिएगा। जुगाली मतलब जो मुंह चला के जो खाना को चबाते हैं ना, जैसे भैंस, गाय, जानवर, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो जो खाना पहले पेट में भर लेते हैं, फिर उसके बाद मुंह चला के अपने खाने को चबाते हैं, पचाते हैं, ठीक है। तो उनके मुंह से जो है मेथेन गैस निकलती है। तो जो भी बुद्धिमान लोग होते हैं ना, कहते हैं ना कि गाय इकलौती जानवर है जो ऑक्सीजन छोड़ती है, तो ध्यान रखिएगा, उसके 2 तमाचा मारिएगा और फिर निकल लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभाव क्या होता है, अब इसके
प्रभाव से क्या होता है, तो प्रभाव में जो है पहाड़ों में जो बर्फ़ पिघलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, गैस के इफेक्ट से जो है वायुमंडलीय तापमान बढ़ने से जो है बर्फ़ पिघलने लगती है। ग्लेशियर वाली जो बर्फ़ होती है वो पिघलने लगती है। ठीक है, बर्फ़ जो है पिघलने से जो है समुद्र में जल का स्तर बढ़ जाता है। बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं है बहुत बड़ा, क्योंकि एक एक शहर के जितना बर्फ़ होता है वो धीरे धीरे पिघल रहा होता है। आर्कटिक जो है इस समय पिघल रहा है। बहुत सारे इसके जो पहाड़ के जितने, मतलब ये समझ लीजिए, ऐसा कहा जाता है कि कई जो पहाड़ हैं, मतलब आप देखिए कि जितने जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उसके बराबर के बर्फ़ के जो है टुकड़े पिघल चुके हैं। तो जिससे क्या हो जाए, जब वो पिघलेंगे तो आप मान लीजिए कि ये सतह है और पानी जो है यहाँ तक पहुँचता है, और कल को जब बर्फ़ पिघलेगी तो उससे जल का स्तर बढ़ के अब ये सतह यहाँ तक आ गई है या और आगे आ गई है धीरे धीरे ऐसे। तो जो शहर थे यहाँ पे वो ना डूब जाएंगे आने वाले समय। एक समय कहा जा रहा है कि मुंबई जो है आने वाले समय में 500 साल बाद वो डूब जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक छोटे से द्वीप पे बसा हुआ है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वायुमंडल की परतें क्या होती है। ठीक है, वायुमंडल में क्या है परतों से रिलेटेड, तो क्या, तो हमने पहले ही बताया कि गैसों का जो है टुकड़ा, गैसेस होती हैं वायुमंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, और तो उसी को समझते हैं कि वायुमंडल है क्या, और वायुमंडल की जो परतों के बारे में समझते हैं। तो पहली जो लेयर होती है, जैसे देखिए, अब इसको एक समझ लेते हैं, इसको इस तरीके से समझते हैं कि पहली जो है, एक मिनट, ये पहली जो ये मान लीजिए ये लेयर है। ठीक है, तो ये पहली जो लेयर आपको दिख रही है ये क्षोभ मंडल है। ठीक है, तो दूसरी जो लेयर है वो समताप मंडल है। तीसरी मीजोस्फीयर है, मध्य मंडल है जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आयनोस्फीयर है। ठीक है, जिसे कहते हैं आयन मंडल, और उसके बाद पांचवा जो मंडल है उसे बहिर्मंडल कहते हैं। ठीक है, तो हर मंडल की आप हाइट होती है, ये हाइट जो है करीब करीब 18 किलोमीटर तक जाती है, ये करीब 50 किलोमीटर तक जाती है, और ये करीब 800 किलोमीटर तक जाती है ना। ठीक है, तो ये फिर 800 के ऊपर चली जाती है, ध्यान रखिएगा। ये 80 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, 800 किलोमीटर के ऊपर जो है अन्य होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो उन मंडलों को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इंग्लिश नाम जरूर याद रखिएगा, क्षोभ मंडल अक्सर जो है नहीं देते हैं, ट्रोपोस्फियर ही देंगे। क्वेश्चंस में ट्रोपोस्फियर दे देते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो है हिंदी मीडियम से जो होते हैं, जो क्षोभ मंडल याद करके जाते हैं, उनको कन्फ्यूज़न हो जाता है और क्वेश्चन आता हुआ भी उनको समझ में नहीं आता कि कौन से मंडल की बात हो रही है। तो इंग्लिश में ज़रूर याद रखिएगा इस चीज़ को। मैंने कोई इंग्लिश का टर्म बोला नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए, क्षोभ मंडल जो होता है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, जिसकी औसतन ऊंचाई जो होती है वो 13 किलोमीटर होती है। इस मंडल में जो है बादल का बनना, आंधियों का चलना, बर्फ का गिरना, ठीक है, ओले जिसे कहते हैं, ये मंडल इसी मंडल में होते हैं। ठीक है, तो ये निचली परत होती है, आमतौर पे 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक की ये परत है। ठीक है, फिर आते हैं हम स्ट्रेटोस्फियर में आ जाते हैं, समताप मंडल में आ जाते हैं। ये मंडल जस्ट क्षोभ मंडल के ऊपर वाली मंडल होती है। इसी मंडल में जो है सारी जलवायु जो है क्रियाएं नहीं होती है, क्योंकि जलवायु क्रियाएं तो नीचे वाले में हो चुकी हैं, इसलिए ये वायुमंडल जो है वायुयान के लिए उपयुक्त होता है। इसी मंडल में जो है प्लेन उड़ते हैं, प्लेन्स जो होते हैं, फाइटर प्लेन्स, जो नॉर्मल प्लेन्स जितने भी हैं, सब फ्लाई यहीं पे करते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो है इस मंडल में जलवायु मंडलीय क्रियाएं कोई चीज़ नहीं होती, बारिश से लेकर आंधी तूफान, गरजना बरसना कुछ नहीं होता। इस मंडल में जो है ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस पूछा जाता है ओजोन गैस किस मंडल में पाया जाता है, तो आपको बताना है समताप मंडल। अब ध्यान रखिएगा, ओजोन गैस होती है वो तापमान को कंट्रोल रखती है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये सूर्य की हरी बैगनी जो है हानिकारक जो है परावैगनी अल्ट्रावायलेट रेज को जो है पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओजोन का जो O3 होता है और ये परावैगनी किरणों को रोकती हैं। ठीक है, प्रत्येक जो है वर्ष जो है 16 सितंबर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। याद रख लीजिए, ओजोन दिवस हर साल मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, वहीं मध्य मंडल जो होता है जिसे मीजोस्फीयर कहते हैं, और वो मध्य मंडल होता है। इस मंडल का जो तापमान सबसे ज़्यादा ठंडा वाला होता है। ध्यान रखिएगा, बर्फ़ जम जाती है यहाँ पे, जब आप नीचे से ऊपर उड़ के जाएंगे ना तो आपका बर्फ़ बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, बर्फ़ जम जाएगी, चारों तरफ आपके लेयर हो जाएगी। इस मंडल में जो है उल्का पिंड जलकर राख हो जाते हैं।
कई बार आपने देखा होगा कि सैटेलाइट्स जो होती है, जो आसमान में अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट होती हैं या ऊपर से कोई चीज़ गिर रही होती है तो वो धरती में क्यों नहीं गिरती है। मतलब अगर नॉर्मल है, अगर कोई बहुत बड़ा चीज़ है तो बात दूसरी है, लेकिन नॉर्मल है जो, तो वो इसी वजह से होती है कि इस जब मंडल में आते हैं तो इतना जल रहा होता है कि वो जल के राख हो चुका होता है, ठीक है, अपने अस्तित्व ही उसका खो चुका होता है, ठीक है, तो समझ गए होंगे। वहीं पे जो है आयन मंडल होता है, आयनोस्फीयर जिसे कहते हैं, ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, ठीक है। हम रेडियो जो है, टेलीविज़न, ये फ़ोन इसी तरंगों की वजह से सब यूज़ कर पाते हैं। इस मंडल में जो है, इस मंडल में जो है उल्का पिंड जलने शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे जलना शुरू होता है और वहाँ पे दूसरे वाले पहले वाले में राख हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बहिर्मंडल जिसे कहते हैं, एग्जोस्फियर, ठीक है, जिसे एग्जॉस जो है फियर होता है ये, ठीक, ये ऊपरी मंडल होता है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रचुर मात्रा अधिकता पाई जाती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा किस मंडल में पाई जाती है, तो आपको बताना है बहिर्मंडल में पाई जाती है, जिसे एग्जोस्फियर होता है, ठीक है। इस मंडल के बाद जो है अंतरिक्ष ही शुरू हो जाता है, ठीक है। इसवी में ही है सैटेलाइट जो होते हैं, सैटेलाइट जो होते हैं वो यहीं पे ही लगाए जाते हैं, यहीं पे ही उड़ते हैं, ठीक है, घूमते हैं, पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, उड़ते नहीं हैं, ठीक है। मनुष्य का जो है सामान्य तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 डिग्री जो होता है वो फ़ारेनहाइट होता है। तो हम जो कहते हैं ना 100 डिग्री तापमान, 100 है, कितना बुखार है, 100, 101, तो हम फ़ारेनहाइट में नापते हैं, ना कि सेल्सियस में नापते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन से पूछा जाता है 100 जो है हम तापमान को किस में नापते हैं, हम अपने नॉर्मली बुखार को किस, क्योंकि 1 से 5 तक का है तो क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है इनफैक्ट कि जो मनुष्य का जो बुखार आता है तो हम किस में नापते हैं। कई बार जो होता है हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, 100 बुखार आ गया तो उसको फ़ारेनहाइट में नापते हैं, ना कि सेल्सियस में नापते हैं, ठीक है। याद रहेगा आपको, ये पॉइंट याद रखिएगा। सुनने वाली तरंगे जिसे श्रव्य तरंगे कहते हैं, ये मनुष्य इसको सुन सकता है। तो ये तरंगे क्या होती हैं, इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह याद रखिएगा। देखिएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो है फ्रिक्वेंसी हम मनुष्य सुन सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 19 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी कौन सुन सकता है, तो ध्यान रखिएगा, जवाब काट दीजिएगा, कह दीजिएगा जानवर सुन सकता है, हम नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जानवर सुन लेगा, ठीक है। तो साफ साफ समझ गए। अश्रव्य जो ध्वनियाँ होती है जिसे इंफ्रारेड रेज कहते हैं, जो मनुष्य नहीं सुन सकता, देख नहीं सकता, तो वो रेज होती हैं जिसे कहते हैं आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम वालों की होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये गेंडा, हाथी, व्हेल जैसे जानवर जो है इसे सुन लेते हैं, ठीक है। वहीं पे जो है पराश्रव्य तरंगे होती हैं, ये मनुष्य इसको भी नहीं सुन सकता, ठीक है, ये भी नहीं सुन सकता। इसकी आवृत्ति जो होती है 20,000 से हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा, अधिक होती है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ जो है, डॉल्फिन, चूहे, ये इस तरंगों को सुन लेते हैं, बल्कि बहुत ही हल्का महीन। जैसे कई बार देखा होगा, आपका अगर कुत्ता है आपके, तो आप अगर बहुत दूर भी हैं और आ रहे हैं तो वो आपकी इतनी आहट को भी समझ जाता है कि मेरा मालिक आ रहा है, ठीक है। तो अब सोचिए कि वो तभी उसके कान खड़े हो जाते हैं, भौंकने लगता है, तो घर वाले समझ जाते हैं कि आ गए हैं, ठीक है, भाई साहब आ गए या दीदी आ गई या जो भी आ गए, जिससे भी वो प्रेम करता है ज़्यादा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। सड़क जो है औद्योगिक क्षेत्रों और घरों के आसपास जो है पेड़ लगाना होता है। जैसे ये रोड है तो इसकी यहाँ पे ये पूरा रोड के गलियारे में पेड़ लगाना होता है। इसको क्या कहते हैं, तो इसी को बोलते हैं ग्रीन मफलर। मफलर हम कान में पहनते हैं, ठीक है, ठंडियों में पहनते हैं। और मफलर जो है आपको एक तरीके से ध्वनि प्रदूषण को रोकता है, ध्वनि को रोकता है, याद रखने के लिए मैंने ये बताया है पॉइंट, ठीक है। तो इसे ग्रीन मफलर कहते हैं और ध्वनि प्रदूषण को रोकता है। वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ध्यान रखिएगा, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, सिल्वर आयोडाइड जो होता है वो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए यूज़ किया जाता है। अक्सर जो है जब बारिश नहीं हो रही होती और हमें जब पता होता है कि बादल की जो है घनत्व ज़्यादा हो गया है, बादल बहुत बड़ा हो गया है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि बादल कहीं फट ना जाए और फट करके पूरा शहर ना भी ख़राब कर दे, बर्बाद न कर दे, त्राही न कर दे, तो हम सिल्वर आयोडाइड का जो है छिड़काव करते हैं। एक तरीके से रॉकेट लॉन्चर के थ्रू छोटा सा रॉकेट फेंकते हैं और वो ऊपर जा कर के फट जाता है, तो जिससे क्या होता है, रिएक्शन होता है और बादल जो है बारिश करा देता है, ठीक है। कृत्रिम वर्षा कहते हैं इसको। कॉमनवेल्थ गेम जब हुआ था अपने शहर में, ठीक है, दिल्ली में जब हुआ था, तब कृत्रिम वर्षा कराई गई थी ताकि क्या हो, गेम खेलते वक्त इतना पैसा लगाया है, इतने बड़ा इवेंट हो रहा है, तो गेम खेलते वक्त क्या है,
कि क्या कि मतलब पूरा ख़राब न जाए, इतना पैसा लगा है तो ठीक है। तो आमतौर पे ये कराना बहुत सही नहीं होता है, अच्छा माना नहीं जाता, पर्यावरण के लिए लिहाज से इसे सही नहीं माना जाता, इसलिए इसका प्रयोग बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि नेचुरल जो चीज़ नेचुरल होती है वो नेचुरल ही होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। प्लेटिनम जो होता है, प्लेटिनम है सदा के लिए, जिसको कहते हैं आप लोग अक्सर टीवी में ऐड देखते हैं ना, प्लेटिनम है सदा के लिए। अमीरों के बहुत बड़े चोचले होते हैं प्लेटिनम के। ठीक है, तो वो प्लेटिनम है, वो सफ़ेद सोना कहते हैं। एक जो होता है पीला सोना होता है जो हम अक्सर यूज़ करते हैं हमारे घरों में, वो प्लेटिनम होता है, उसे सफ़ेद सोना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है, जिसे हंसाने वाली गैस कहते हैं। ठीक है, ईवीएस का हिस्सा है, यह सभी एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आते हैं, इसलिए पॉइंट याद रखिएगा, खिलवाड़ मत कीजिएगा अपने साथ। ठीक है, 1 घंटे का वीडियो है, बहुत आसानी से देख सकते हैं, इतना समय होगा आपके पास। नियॉन गैस का प्रयोग जो है फ्लोरेसेंट जो है बल्ब और ट्यूब में प्रयोग होता है। जो बल्ब यूज़ करते हैं और ट्यूब जो होते हैं उसमें नियॉन गैस मिली होती है, ध्यान रखिएगा। नियॉन गैस में उसमें आर्गन गैस भी होती है, ध्यान रखिएगा। आर्गन गैस भी आ जाए ऑप्शन तो मार दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर नियॉन पहले हो तो पहले ये आंसर लगाइएगा, दूसरे वाले में ये लगाइएगा। टेफ्लॉन जो होता है, टेफ्लॉन की कोटिंग जो होती है, हम आमतौर पे जो नॉन स्टिकी तवा लेके आते हैं, जो बर्तन लेके आते हैं, उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, नीचे जो है टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, उससे जो है उसमें कोई चीज़ चिपकती नहीं है चीज़ें। ठीक है, हर चीज़, लेकिन टेफ्लॉन जो है अच्छा नहीं होता है, इसके जो है हर वक्त इस चीज़ का टेफ्लॉन का मतलब इस तरीके के नॉन स्टिकी बर्तन में लेने से कैंसर जो है रोग हो जाता है, कैंसर का रोग होने लगता है। तो ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हर वक्त जो है टेफ्लॉन के चक्कर में पड़े रहें। ठीक है, इस नॉन स्टिकी तवा में के अलावा भी नॉर्मल कढ़ाई का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, एथिलीन और एसिटिलीन कल ही मैंने पढ़ाया था, क्वेश्चंस आया था, सीटेट का क्वेश्चन है। मैंने कल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कराया था, जिसमें क्वेश्चन पूछा था कि क्या कच्चा आम को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन था कैल्शियम कार्बाइड। तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड को ही एसिटिलीन गैस कहते हैं और एथिलीन गैस कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एथिलीन और एसिटिलीन गैस को ही कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं। अब कभी कैल्शियम कार्बाइड के अलावा एसिटिलीन और एथिलीन भी पूछ सकता है। कार्बन डेटिंग जो होती है, जिस विधि से वस्तु की आयु नापते हैं, बहुत साल पुरानी जो है चीज़ें होती हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000, 1,00,000 साल, करोड़, ये सब जो होती हैं इतने सालों पुरानी होती है, उसका जो है हम पता लगाते हैं कि इसके उस समय की ये कितने साल पुरानी है चीज़ें, तो उसको हम कार्बन डेटिंग के माध्यम से ही पता लगाते हैं। कुछ शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये नृत्य जो है ये पेडागॉजी में भी, ध्यान रखिएगा, पेडागॉजी में भी क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो इसको गलत मत करिएगा प्लीज़, इसको याद कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, उड़ीसा का है, उड़ीसी जो है वो उड़ीसा का है नृत्य, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कथकली जो है केरल का है, और मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का है, और वहीं जो कथक है वो उत्तर प्रदेश का है। हम उत्तर प्रदेश के हैं। ये कई बार यूपी पीसीएस में एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को इसका आंसर नहीं पता होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप से रिलेटेड। तो भूकंप क्या है, तो आपको पता होगा कि भूकंप क्या है। धरती जब हिलती है तो वही भूकंप होती है, ऊपरी परत हिले तो भूकंप होती है। एपिसेंटर क्या होता है, जो भूकंप का जो एक, मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ से भूकंप चला है ये धरती के नीचे से, तो इसे एपिसेंटर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ से भूकंप चलता है और ऊपर जो आता है भूकंप, तो उसे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सब बातें मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ कि भूकंप क्या है, उससे क्या लॉस होता है, उससे क्या समस्याएँ होती हैं। ठीक, हम सीधा सीधा देखते हैं कि सिस्मोलॉजी क्या होता है। तो सिस्मोलॉजी जो होता है, जिसको हम भूकंप का अध्ययन करते हैं, उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। और वहीं पे दूसरा टर्म होता है सिस्मोग्राफ। क्या होता है, तो हम जब भूकंप के कंपन का जो रिकॉर्ड जो है उसे रिकॉर्ड निकालते हैं, जैसे नहीं, एक पेपर ऐसे मशीन होती है और उसमें जैसे ऐसे इस तरीके से ऐसे कंपन होता है, ऐसे कहीं पहले हल्का हल्का होगा, फिर एकदम से बढ़ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे हल्का होगा, तो समझ जाएंगे कि मतलब कहीं ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, किस तरीके से, तो वही सिस्मोग्राफ कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। वनों के प्रकार को देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार की जलवायु जो है परिस्थितियों में प्रकार के वन पाए जाते हैं। वनों के क्या फ़ायदे होते हैं, नुकसान होते हैं, वन कहाँ मिलते हैं, इनकी क्या फ़ायदे होते हैं, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आपको पता होंगे, इसलिए मैं इसमें समय वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। कुछ कौन से बरगद का पेड़ क्या होता है और नीम के पेड़ की क्या खूबियाँ होती हैं, है ना, केला का पेड़ क्या होता है, ये सब मैंने आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब आप इतना समझते होंगे। मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो आमतौर पर बच्चों के नज़र में नहीं होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है, मैं वो बताता हूँ।
तो वन जो होते हैं वो वनों में पाए जाने वाले जंतु भी भिन्न होते हैं, जो विश्व में जो कई प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे गौर से समझिएगा। जो वन होते हैं, मान लीजिए ये ग्लोब है, ये पृथ्वी है, ठीक है, थोड़ा सही से नहीं बनी लेकिन आप समझ लीजिए, और ये बीच है, पृथ्वी का बिल्कुल बीचों बीच हमने काट दिया, ठीक है, जिसे कहते हैं 0 डिग्री, इसे कहते हैं इक्वेटर या विषुवत रेखा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ धीरे धीरे। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है पहले नंबर पे पाए जाते हैं। ये आमतौर पे जो है इसी रेखाओं में पाए जाते हैं, इसी में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो पर्णपाती वन है, थोड़ा सा इसके ऊपर चले जाइए 10 डिग्री के पास, ठीक है, तो वहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाते हैं। अभी मैं आगे खूबियाँ भी बताऊँगा इसकी, ठीक है। और शीतोष्ण सदाबहार वन, ये फॉरेन विदेशी पेड़ होते हैं, विदेश में थोड़ा सा और ऊपर चले जाइए तो जैसे मान लीजिए 30 डिग्री या 60 डिग्री के आसपास आप पहुंच जाइए तो शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। उससे ऊपर चले जाइए तो शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। फिर उससे ऊपर चले जाएंगे तो सीधा भूमध्य सागरीय वन वनस्पतीय पाया जाता है, ठीक है। फिर उससे ऊपर चले जाएंगे तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे शंकुधारी वन पाया जाता है। फिर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको ये याद रखना है। ऊपर सबसे ऊपर जो है, जैसे ग्लोब का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, इसे टैगा वन कहते हैं, टैगा वन कहते हैं। ये बर्फीले वन होते हैं, टैगा वन कहते हैं, ठीक है, ठीक। और ध्रुवीय वन इधर कहते हैं, ये ध्रुवीय वन कहते हैं, ठीक है। शंकुधारी वन वो होते हैं जो पहाड़ी एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। कटीली झाड़ियाँ जो होती है वो रेगिस्तान में पाई जाती है, तो इसका उससे संबंध नहीं है, बाकी मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होता है, ये वर्षा वन होते हैं, जहाँ वर्षा खूब होती है, बारिश होती है खूब, वहीं पे पाया जाता है। ये भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाने वाले वन होते हैं। मैंने अभी बताया ये ग्लोब का जो ये बीच वाला क्षेत्र होता है, इसे विषुवत रेखा कहते हैं इस चीज़ को, और इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पूरे वर्ष जो है मौसम गर्म रहता है। देखिए हम लोग इसी क्षेत्र में रहते हैं, इसी के आसपास रहते हैं, तो हमारा मौसम गर्म रहता है और अत्यधिक वर्षा वाला है, ठीक है। हमारे यहाँ मौसम चार मौसम आता है, ठीक है। तो 4 मौसमों वाला देश है हम, ठीक है, अनेक मौसम पाए जाते हैं। तो ये तो सदाबहार वन होता है, इसमें जो है पत्तियाँ जो होते हैं पूरी तरीके से नहीं झड़ती हैं, ध्यान रखिएगा, हमेशा थोड़ी हरी भरी रहती हैं, ठीक। इस वन में मुख्य वन है महोगनी और आबनूस, ये टाइप की है, रोजवुड, बांस, सिनकोना, रबड़ के पेड़ जो हैं ये। जैसे आप सदाबहार वन भारत में कहाँ पाए जाते, तो ये आमतौर पर जैसे केरल का क्षेत्र है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में, ये सब जगह जो हैं, चेरापूंजी, यहाँ बारिश खूब होती है, तो यहाँ पे इस तरीके के पेड़ आपको पाए जाएंगे। वहीं पे जो है इस वन की जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत देश में जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट में पाई जाती है। कल ही मैंने क्वेश्चन इसका कराया था कि आप अगर अहमदाबाद से गोवा की तरफ जा रहे हैं, केरल की तरफ जा रहे हैं, तो आप किस तरफ जा रहे हैं, किस घाट से, किस पहाड़ों को आप काटते हुए निकल रहे हैं, तो आप पश्चिमी घाट को काटते हुए निकल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो आंसर इस, देखिए आपको क्वेश्चंस वही है, आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ये मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया ये है पश्चिमी घाट और ये है, ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो जैव विविधता यहाँ पाई जाती है, यहाँ पे और कई जगह जो होते हैं बड़े बड़े, ये मौसम इतना अच्छा होता है, तो यहाँ पे विशाल जीव जहाँ पाए जाते हैं। एनाकोंडा आप पिक्चर देखे होंगे, बड़ा बड़ा सांप होता है, अजगर टाइप का, वो है। अब देखते हैं पर्णपाती वन होते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा यही वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन। ये इसे मानसूनी वन कहते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है मानसूनी वेदर है, हमारे यहाँ कई प्रकार की मानसून पाए जाते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मानसूनी वन, ये भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। इन वनों के जो है वृक्ष जो है शुष्क मौसम से अपनी रक्षा करने के लिए पत्तियां गिरा देते हैं। जब बारिश नहीं होती, मौसम जब बहुत ज़्यादा गर्मी वाला होता है, तो पत्तियां जो होते हैं आमतौर पर वाष्पोत्सर्जन के लिए काम करती हैं, और पानी की कमी होती है तो पत्तियां गिर जाती हैं, सूख के गिर जाती है, फिर धीरे धीरे फिर से नई उगती है, इसलिए इसे पर्णपाती वन कहते हैं, ठीक है। इन वनों की जो मिट्टियाँ होती हैं मजबूत होती हैं, ध्यान रखिएगा, किन वनों की मिट्टियाँ मजबूत होती हैं, तो पर्णपाती वनों की मिट्टियाँ वृक्ष जो है लकड़ी मजबूत होती हैं। फर्नीचर, यातायात की जो स्लीपर्स जो है, यातायात मतलब जो ट्रेन के जो स्लीपर्स होते हैं, नीचे जो पटरी में नीचे लकड़ियाँ बिछाई रहते हैं ना, वो इसी से काटे जाते हैं। इनमें शीशम, सागवान, बांस, आम, चंदन, नीम, ये सब होते हैं, ठीक है। इस वन में मुख्य जानवर हाथी, शेर, चीता, लंगूर, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। आज का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जितने हो सकते थे उतने ख़त्म कर दिए गए हैं।
कुछ जो है टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए हैं, जैसे हिस्ट्री के कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सीटेट में, ध्यान रखिएगा हिस्ट्री के जो सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने वो टॉपिक नहीं दिया है। अगर आपको पढ़ना है तो कोई भी बुक लेकर के वन लाइनर टाइप की बुक में पढ़ सकते हैं। अब मैं कल जो है आपको ये पेडागॉजी के टॉपिक्स हैं, ध्यान रखिएगा ये पेडागॉजी के टॉपिक हैं जो मैं कल आपको टॉपिक्स पे बाकायदा एक एक, ये पेडागॉजी है ध्यान रखिएगा, मैंने इसलिए ये टॉपिक रखे हैं। ये 4 टॉपिक जो है ये आपको ईवीएस का पेडागॉजी है, पर्यावरण शिक्षण का अर्थ, पर्यावरण शिक्षण नीति, पर्यावरण शिक्षण जो है सहायक सामग्री और पर्यावरण शिक्षण का मूल्यांकन। इन टॉपिक्स को जो है मैं थ्योरेटिकली जो है आपको थ्योरी दूंगा बाकायदा, इसी तरीके से जिस तरीके से आज क्लास हुई है उसी तरीके से मैं कल उस 1-2 दिन में आपको क्लास कराऊंगा। 4 टॉपिक है आपका बिल्कुल ईवीएस जो है आपका, देखिए ईवीएस मैंने पूरा एक तरीके से थ्योरेटिकली, देखिए ईवीएस के जो 15 क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, जो जीके बेस्ड आते हैं, वो अधिकतम मैंने आपको करा दिए हैं। मैंने पहले भी कहा कि मैंने टॉपिक्स में बहुत कुछ करा दिया है आपको, और बाकी अब आपको करा करके आप पेपर सॉल्व करके आप बाकी अपना जीत हासिल कर सकते हैं। बाकी के 15 क्वेश्चंस जो हैं ये मैं टॉपिक्स को फिर से अभी कुछ टाइम के बाद करा दूंगा। इससे रिलेटेड मैं कम से कम आपको 100 से 150 से 200 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। तो आप तैयार हो जाइए, पेडागॉजी से रिलेटेड ईवीएस आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।